कर लूंगी, इसमें क्या है, ये क्या था मासी जी वाला सवाल है। मेरी मासी जी को अलाउड नहीं है ये पूछना। सब बनाओ, सब्जी मंडी रोमांस भी बनाओ, सब बनाओ, मैं करूंगी। क्रश तो होते रहते थे, मैं सबके ही होते हैं। नहीं, सीधी सादी मैं नहीं थी, दैट डजंट डिफाइन सीधी सादी। सो मॉम वो वाली ऑडियंस है जो एंटरटेन होना चाहती है, और मेरे फादर वो ऑडियंस है जो मतलब जिनको फिल्म मेकिंग, सिनेमा, आई डोंट थिंक मैं किसी को इतना स्पेस देती हूँ लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो। आज भी फिल्म साइन होने के बाद बोल देते हैं कि किसी और को कास्ट किया है या जो भी। तो जो लीड थी वो बहुत बड़ी हीरोइन थी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तो मुझे हटवा दिया था उन्होंने। एक प्रोजेक्ट के लिए शिफ्ट हुई थी और वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। जब वो हुआ तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं करना। तो जब वो इतना बड़ा झटका लगा, मैं 9th ग्रेड में थी, वैसे भी 9th 10th करी थी शायद तब मैं। अच्छी रही, मुझे लगता है कि मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे पता था मुझे क्या करना है और मैं श्योर थी उसके बारे में। यहाँ पे आके मुझे अपने बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है। हेलो एंड वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। और आज हमारे साथ है एक ऐसी मेहमान जिनकी मैं तारीफ़ क्या करूं। जी हाँ, उन्होंने हर फील्ड में हाथ आजमाया है। तो चलिए आपको मिलाते हैं खास मेहमान से, अपूर्वा अरोरा से। हेलो अपूर्वा, वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू। शुरू से शुरुआत करूंगी, हाँ जी। कैसी रही आपकी जर्नी? काफ़ी कम उम्र में आपने शुरुआत कर दी थी एक्टिंग में। अच्छी रही, मुझे लगता है कि मैं फॉर्चुनेट थी कि मुझे पता था मुझे क्या करना है और मैं श्योर थी उसके बारे में। और भले ही मुश्किल जर्नी रही उसके बाद भी, बट ऐसा नहीं हुआ कि रास्ता नहीं मिला मुझे। मैं ढूंढ ढांड के किसी तरीके से वो कर पाई जो मैं करना चाहती थी, जो मैंने सोच रखा था कि मुझे डेफिनेटली करना है। सो उस हिसाब से मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रही। आपको स्क्रीन पर लोग देखते हैं तरह तरह के कैरेक्टर में, लेकिन रियल में अपूर्वा कैसी है? ऑडियंस हमेशा जानना चाहती है उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। थोड़ा सा उसके बारे में आप डिस्क्राइब करिए। बचपन से लेके अब तक की आपकी कहानी कैसी रही? बचपन में तो मैं बड़ी चुपचाप सी थी, बहुत डरती थी शायद, इसलिए अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता था। पता नहीं किस बात का डर था, बट नहीं, आदत वैसा बनाया नहीं था मुझे शायद पेरेंट्स ने कि वर्ड्स यूज़ करके खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करे और ज़्यादा बोले कहीं जाके, अपने लिए लड़े। बट धीरे 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 फिर पेरेंट्स ऑल्सो ग्रो अप, यू ऑल्सो ग्रो अप। तो आई थिंक मैंने फिर अपने लिए लड़ना भी सीख लिया, अपने लिए बोलना भी सीख लिया, अपनी बातें भी कहनी सीख ली। तो उससे काफ़ी लाइफ आसान हुई। और जब मैं बोलना ज़्यादा बातचीत करने लगी, अपनी बात कहने लगी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर तो बहुत कुछ है यार, कि मेरे अंदर तो मतलब ह्यूमर भरा पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है, तो मैं क्यों नहीं उसको अच्छे से इस्तेमाल बोलते ना एक करती ट्रिक हूँ। की ज़रूरत है कि हम पहचाने हमारे अंदर कौन सी करेक्ट। क्वालिटी। लेकिन स्कूल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें एक्टिविटी होती है जिसमें हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाया जाता है। करेक्ट। तो आप पार्ट लेती थी स्कूल में? हाँ, आई थिंक मैं पढ़ाई में अच्छी होने के बाद भी पढ़ाई छोड़ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही ध्यान देती थी। मेरी स्कूल की डांस टीचर राखी मैम थी, उन्होंने मुझे जितना पुश किया, आई डोंट थिंक किसी ने भी किया होगा। कि अगर मुझे किसी भी टीचर ने बुली किया, जो कि टीचर्स करती थी मुझे बुली, मैं उनके पास जा सकती थी किसी भी समय और उनको बस बोल सकती थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप साथ में रहो। और वो मेक श्योर करती थी कि डांस में मुझे जितना वो पुश कर सकें, जितना अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, उतनी उन्होंने दी। तो आई थिंक स्कूल की डांस टीचर को मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी। आप स्कूल के हर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती, फिर किस चीज़ का आपको डर था कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी? आई थिंक बस लोगों का था, थोड़ा सोशलाइज करना उतना नहीं आता था उस वक्त, और शायद सिबलिंग ना होने की वजह से भी ओके। वो सारी चीज़ें नहीं सीखी। और बस पर्सनैलिटी वैसी थी नेचुरली कि नहीं नहीं ज़्यादा कोई बात शायद करनी, शाय चाइल्ड बोल होते हैं, सकते हो। हाँ, तो आई थिंक वो मेरे को सोशलाइज करना आज भी नहीं आता, पर अब मैंने हैक कर लिया है उसको थोड़ा सा। अब मुझे पता है कि मुझे पसंद ही नहीं है सोशलाइज करना। ओके। पहले मुझे लगता था कि मुझे आता नहीं है। तो आई थिंक वो डिफरेंस अपने अपने आप को पहचानने से ही आता है। ओके। बबल गम से आपने शुरुआत की थी, 13 ईयर्स की थी आई थिंक। करेक्ट करेक्ट। आई एम राइट? या तो आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट मिला? कि काफ़ी कम एज में शुरुआत, बोलते हैं ना उस वक्त पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, उसके करेक्ट। बावजूद आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से इस फील्ड में आने दिया? आई थिंक ये मुश्किल नहीं बना ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि शायद मेरे फादर को इंटरेस्ट था परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ और राइटिंग की तरफ। और तो उनको शायद पता था ऑलरेडी कि कैसा फील होता है जब आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या ऐसा कुछ रहा होगा, या उन्होंने सोचा होगा कि अब इसको एक बार ट्राई करके देखने देते हैं, शायद ये सोच रही होगी, क्योंकि हमने इस बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। बट जब भी अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास पहली बार, तो ऐसा ऑप्शन नहीं था मना करने का, ना बोलने का हमने सोचा नहीं। क्योंकि शायद हर डांस शो में लेके जाने की कोशिश की उन्होंने, हर ऑडिशन दिलवाने की कोशिश की, बहुत सारे जो टीवी रियलिटी शोज बच्चों के होते थे उसके लिए कोशिश की। तो शायद वो प्रिपेयर्ड थे इस दिन के लिए कि कोई कभी ना कभी ऐसा मौका भी मिलेगा, और वो मिल गया तो बहुत
अच्छी बात मतलब आप है। बहुत लकी है कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव थे। नहीं बहुत सारे हाँ, पेरेंट्स नहीं नहीं होते, सपोर्ट करते नहीं हैं, होते, राइट। बहुत स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत डरते हैं इस फील्ड में। और ऑल्सो बहुत हाँ, कम उम्र में, और बहुत बहुत, कम उम्र जब में। आप इस शहर से नहीं होते, हाँ, जब आप हाँ, मुंबई से नहीं मुंबई में होते। ना हो तो। अच्छा, आप दिल्ली से मुंबई आए, किस तरह से आपको मुंबई बोलते हैं सपनों की नगरी, किस तरह हम्म से आपको गले लगाई मुंबई, किस तरह से आपको हम्म एक्सेप्ट किया? कुछ मुश्किलें आई क्योंकि यहाँ पे सबसे मुश्किल आती है हम्म, घर ढूंढने में। हाँ, यहाँ पे आप रह सकते हो, पहन हम्म, सकते हो, खा सकते हो, लेकिन रहने के लिए घर ढूंढना बहुत और वो आप लोग के साइड एब्सोल्युटली, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्युटली। काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन रेंट काफ़ी हाई होता है। हाँ, मुझे रेंट सुन के तो ऐसा हम्म, गश आ गए थे, पर आई थिंक उससे ज़्यादा जैसा आप बोल रहे हो, घर ढूंढना मुश्किल होता है काफ़ी, क्योंकि जब आप बता देते हो कि लड़की है, हाँ, एक्टर है, तो काफ़ी मतलब लोग जज भी करते हैं। और मैं, हाँ, मुझसे ज़्यादा बुरे सिचुएशन मैंने और लोगों के सुने हैं, बिकॉज मेरे साथ तो फिर भी पेरेंट्स का साथ रहता है, उनका आना जाना बहुत रहता है, हम्म, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे घर ढूंढने में। बट ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो, जिनके पेरेंट्स सब छोड़ छाड़ के नहीं रह सकते उनके साथ, तो उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और मतलब आप सब लोगों की इतनी सारी कमाई, लोग इतनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, वो कहाँ जाता है रेंट में, हम्म, यूटिलिटीज़ में। तो मुश्किल है, बट फिर भी मैं, आई वुड लिव इन दिस सिटी ऑल ओवर अगेन इफ़ हम्म, आई हैड टू, बिकॉज यहाँ पे आके मुझे अपनी एक अपने बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा है। बाकी तो चलो है, जो पहचान मिल रही है, जो प्यार मिल रहा है, काम मिल रहा है, अच्छी बात है, बट अपने बारे में जो मैंने सीखा है ना right. यहाँ रह के, आई डोंट थिंक मैं कहीं और सीख सकती थी। हाँ, मुंबई ऐसी चीज़ है कि आपको हर मुश्किल में, हर सिचुएशन में जीना सिखा देती है, बिल्कुल बिल्कुल। एडजस्ट करना या, सिखा देती है। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि एज अ पर्सन मैंने फ्लरिश ही किया है। हम्म, एज अ पर्सन मेरी जो पर्सनैलिटी अगर निखरी है थोड़ी बहुत, जो भी, तो वो इस शहर में रहने की वजह से ही निखरी है। तो जब आप आए थे स्टार्टिंग में तो कुछ मुश्किलें आई थी आपके सामने इंडस्ट्री में काम हम्म ढूंढने में? हम्म बोलते हैं जब अपनी आपकी हम्म जब आपको काम मिला होगा हम्म तो उसमें कुछ मुश्किलें आई थी, रिजेक्शन मिला होगा, या तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, हम्म, मिलने के बाद थोड़ी सी वाइब ऐसी नहीं आती करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। नहीं मतलब, अब वो तो अभी भी रिजेक्शन तो आज भी मिल जाता हम्म, है। आज भी फिल्म साइन होने के बाद बोल देते हैं कि किसी किसी और को कास्ट किया है या जो भी। बट सबसे बड़ी मुश्किल तब आई थी ना, क्योंकि जब मैं शिफ्ट हुई थी मुंबई, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए शिफ्ट हुई हम्म, थी, और वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। जब वो हुआ तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं करना, बट वो जो 6 महीने का पीरियड था वो बहुत हैवी था, हम्म, कि अभी कैसे, अभी तो मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और मैं सेटल हो सकती हूँ यहाँ पे। तो जब वो इतना बड़ा झटका लगा, मैं 9th ग्रेड में थी, वैसे भी 9th 10th करी थी शायद तब मैं, उसके बावजूद मेरे को वो झटका भी लगा लाइफ में, तो इट वाज लाइक, आई थिंक वहाँ से मैं प्रिपेयर हो गई थी। उसके बाद मेरे को किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ा है। उसके बाद इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, इतनी बार ऐसा हुआ है कि फिल्म स्टार्ट हुई थी एक मेरी, बीच में से एक वन ऑफ द फिल्म लॉन्ग बैक, और वो 5 दिन शूट होके फिर दोबारा शूट नहीं हुई। मुझे कभी कभी लगता है मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। आई थिंक वो उस वाक्य की वजह से वाकई नहीं हाँ, पड़ा। बट आई थिंक लाइफ अप डाउन प्रिपेयर्स तो यू। होते रहते लाइफ में। मुझे इतने सारे दोस्त कभी बोलते हैं जो रेगुलर जॉब्स में हम्म, होते हैं, बोलते हैं यार मेरी जॉब चली गई, मेरा ये हो गया, एंड आई अंडरस्टैंड कि उनका दर्द बहुत बड़ा है जॉब जाने का, पर मैं उन्हें बोला मेरी तो रोज़ जाती है। मैं तो रोज़ ऑडिशन पे रिजेक्ट होती हूँ, इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे टाइम लगता है रियलाइज़ करने के लिए कि उसके लिए शायद एक बहुत बड़ी बात है, ये उसको बहुत अफेक्ट कर रही है। तो हाँ, दैट्स द लाइफ ऑफ तो एन कभी एक्टर। ऐसे माइंड में थॉट नहीं आया कि अब मुंबई छोड़कर दिल्ली चले जाते, पेरेंट्स के पास चले जाते, इतने नहीं अप्स डाउन नहीं देखने, कभी ऐसे नहीं? नहीं नहीं, मुझे आई डोंट थिंक मैं इतनी हम्म, कच्ची खिलाड़ी हूँ कि मेरे को वापस जाने की तो ज़रूरत पड़े। जब आप आई थी मुंबई में, हाँ। ठीक है, अपने बोलते आप टीनेज में शुरुआत आपने कर दिया हाँ। था, तो किससे मोटिवेट आप हुई थी? बचपन बोलते हैं ना हम स्क्रीन पर टीवी पे देखते हैं, हम्म अभी मैंने इंटरव्यू में आप सुना कि आपके हम्म पापा ने इंट्रोड्यूस कराया था करेक्ट बॉलीवुड करेक्ट। की बहुत बड़ी हस्ती से, तो किस तरह से आप उनसे मोटिवेट होके आई थी इंडस्ट्री में? मैं आ चुकी थी ऑलरेडी, पहले हम्म, ही मैं एक्टर बन चुकी थी, तब तो कुछ नहीं पता था क्या होता है, बस तब बेसिक कुछ थोड़ी बहुत फिल्म्स देखी थी, थिएटर में भी नहीं लेके गए थे इतना मुझे, थोड़ा बहुत ही मैंने फिल्म्स देखी थी, जो टीवी पे आती थी वो आती थी। बट एक्टर बनने के बाद मुझे स्मिता पाटिल जी इसमें तो की एक हाँ, फिल्म दिखा रहे थे पापा, और उन्होंने पॉज करके मुझे बस बताया था कि ये कुछ कहना, कैरेक्टर कुछ कह रहा है, पर एक्टर के चेहरे पे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओह, इसका मतलब कि एक्टर के दिमाग में है सब कुछ। तो हाँ, नॉट बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, नॉट बीइंग एन एक्टर ऑल्सो, अगर मेरे फादर में इतनी एक सेंस थी, तो आई थिंक वहाँ से मैंने समझ लिया कि ये रूट मुझे पकड़ने की कोशिश करनी है। बट कानों को हाथ लगाऊंगी, कभी वैसे मैं सोच नहीं सकती कि मैं उन्हें देख के कुछ कर पा रही हूँ। बस होप करती हूँ कि उनकी फिल्म्स देख के, एक्टिंग देख के दिमाग में कुछ बैठ रहा हो मेरे।
स्कूल रोमांस, कॉलेज रोमांस, ऑफिस रोमांस कब आएगा? आई थिंक ये तो मेरे हाथ में नहीं है, तो किसी को बनाना पड़ेगा तो आएगा। क्योंकि मैं फ़िलहाल तो अभी मेकर राइटर बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर हूँ नहीं, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो मैं हूँ ही नहीं। तो जब कोई बनाएगा आई होप। लेकिन आपके ऐसे दिमाग में थॉट है कि ऑफिस रोमांस भी करना चाहिए? मैं कह रही हूँ सब बनाओ, सब्जी मंडी रोमांस भी बनाओ, सब बनाओ, मैं करूँगी। आपके आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपके बारे में, तो अच्छा। मेरे जितने कलीग्स लोग ऑफिस के सब बोले अच्छा वो बग्गा, नायरा बग्गा, ऑफिस रोमांस हम लोग ने देखा, मतलब उनको बहुत पसंद आया था वो शो। तो वो बग्गा और नायरा का रोमांस के चर्चे आज भी हैं। हाँ। तो जब आपको ये मिला था, आपने साइन किया, तो किस तरह से आपने रिलेट किया था? कुछ यादें ताज़ा हो जाती ना, कॉलेज में हम भी थे तो इस तरह से हुआ होगा, तो काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है। करेक्ट। ऑनेस्टली मैंने कॉलेज एक्टिंग करते हुए किया है, तो मैंने करस्पॉन्डेंस किया है, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे लिए एक्साइटमेंट थी कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने की अब इस शो के ज़रिए। तो मेरे लिए तो वो एक्सपीरियंस, वो एक्साइटमेंट थी कि मुझे जीने को मिलेगी ये लाइफ। हाँ, कॉलेज वाली लाइफ। हाँ। तो कुछ आपके साथ वाक़या हुआ है ऐसा कॉलेज वाला रोमांस, कुछ क्रश किसी से? क्रश तो होते रहते थे। मैं ज़्यादा मेरे दोस्त बड़े हो, उस एज में इतने ज़्यादा दोस्त नहीं होते थे, इतने ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। अपनी जाते तो आप नए लोगों से भी कम मिलते हो, और शूट पे तो सब बड़े बड़े होते हैं उम्र में आपसे, उस एज में एटलीस्ट। तो मैंने ध्यान कभी उस तरफ गया नहीं। मेरे सेलिब्रिटी क्रशेस होते रहते थे, वो तो मतलब सबके ही होते हैं। तो कॉलेज वाला रोमांस कभी नहीं हुआ आपके साथ? नहीं नहीं कभी नहीं। कभी सीधी सादी थी आप? नहीं, सीधी सादी मैं नहीं थी। दैट डजंट डिफाइन सीधी सादी। हाँ। जब भी आपका रिसेंटली शो आया है फैमिली आजकल, तो जिसमें मैंने मतलब देखा है उसको कि ऑटो ड्राइवर से इश्क कैब हो ड्राइवर, जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि देखिए ये तो नेचुरल है कि फैमिली वाले चाहेंगे कि अच्छा सिक्योर जॉब हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो। करेक्ट। तो जब आपने साइन किया था, तो अपूर्वा कैसे रिलेट की थी अपने कैरेक्टर को? ऑनेस्टली कभी-कभी मैंने बहुत सोचा, मैंने सारे कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। अगर जैसे पेरेंट है कोई, तो वो चाहेगा कि जॉब चाहे कोई भी हो, शायद पैसा बहुत बड़ी ताकत है। पैसा मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी सैड रियलिटी है कि बहुत कुछ नहीं भी सॉल्व कर सकता, शांति नहीं खरीद सकता पैसा, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं उससे, और उससे आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी शायद कभी कभी बेटर रहती है, कि आपको स्ट्रेस नहीं होता है कमाई करने का, आपके प्लेट में खाना हमेशा रहेगा। तो आई थिंक वो पेरेंट्स का पॉइंट भी वैलिड था, और मेहर का जो कैरेक्टर था उसका भी पॉइंट बहुत वैलिड था। तो मैंने उसको हमेशा उस नज़र से देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक की लाइफ में सेम प्रॉब्लम आए, कि कैब ड्राइवर से ही प्यार हो गया, या सिर्फ लव स्टोरी को लेके ही कोई प्रॉब्लम आए। कभी कभी अपनी पहचान के लिए भी लड़ना पड़ता है अपने घर पे, एंड स्पेशली इंडियन सोसाइटी में हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम बिल्कुल ही कट ऑफ हमेशा हो जाएं। कई लोग हो भी जाते हैं, बट मोस्ट केसेस में कट ऑफ होना इतनी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। इतना आम नहीं है कि हम अपने से रहेंगे, आप अपने से रहिए। तो उस सिचुएशन में सबको अपनी अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो आपकी करियर चॉइस हो, चाहे वो आपकी चॉइस ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो सेक्सुअलिटी के बारे में हो, या इवन बेसिक चीज़ लाइफस्टाइल की, अगर मुझे ऐसे जीना पसंद है और मेरे घर वालों को नहीं पसंद। तो आई थिंक मैंने उस नज़र से देखने की कोशिश की कि मेहर की कहानी भले ही उसकी लव स्टोरी के बारे में है, उसकी लड़ाई उसके प्यार के बारे में है, बट मेहर की लड़ाई किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती थी। बस एक डेली जो हम छोटा लड़ के जीतते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उस नज़र से देखा कैरेक्टर को हमेशा। आपके पेरेंट्स ने भी देखा ही होगा, तो क्या कैसा रिएक्शन था उनका? उनको तो मतलब मेरे पेरेंट्स को तो मेरी ये एक्टिंग पसंद आ गई, तो मुझे वही अच्छा लगा जान के कि मतलब शो की स्टोरी से तो ऑलरेडी ऑफ कोर्स उनको पता था कि क्या है शो में, क्या नहीं है, ऐसा सब मैं शेयर करती हूँ उनके साथ। बट उनको मेरी एक्टिंग पसंद आई, उनको शो जैसा बना है ओवरऑल वो बहुत पसंद आया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे फादर मेरे बहुत सारा काम देखते नहीं हैं, और ही इज़ वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ मी, बट ही इज़ अ वेरी टफ ऑडियंस। तो एज एन ऑडियंस उनको ऐसे आजकल इतने सारे शोज रिलीज हो रहे हैं जो जिनके ऊपर उनकी बहुत ही एक प्रोफेशनल साउंडिंग फीडबैक भी होता है कभी कभी, तो वो मेरे काम को भी वही नज़र से देखते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि वो देखते देखते सो गए, तो मेरे लिए वही फीडबैक होता है कि मेरा एक शो था जिसके लिए वो देखते देखते सो गए, मेरी मॉम सारी रात देख देख के हंस रही थी। सो मॉम वो वाली ऑडियंस है जो एंटरटेन होना चाहती है, और मेरे फादर वो ऑडियंस है जो मतलब जिनको फिल्म मेकिंग, सिनेमा, इन सब से मतलब बारीकी से हर चीज़ देखते हैं। हाँ, और एकदम सच्चा रिव्यू देते हैं। बिल्कुल। या
मैंने कहीं पढ़ा था कि हाँ। जब आप शूट कर रही थी फैमिली आजकल, तो आपको गाने सुनने बहुत पसंद है, डांस करने बहुत करेक्ट। पसंद है। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर डायरेक्टर ने, हाँ। आपको रोक दिए थे ताकि नायरा के कैरेक्टर में आप पूरी तरह से ढल सको। मेहर। मेहर के कैरेक्टर में आप पूरी तरह से ढल हाँ। सको। तो ऐसा कुछ हुआ था सेट पे आपके साथ? मेरे को डायरेक्टर ने पूरा गाइडलाइन दिया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसे डायरेक्टर्स पसंद हैं जो काम दें, होमवर्क दें, और ये ना बोलें कि बस अपने जैसा ही प्ले कर दो। मैं नहीं चाहती कि हर कैरेक्टर मेरे जैसा दिखे, कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो उसमें डायरेक्टर ने मुझे क्योंकि मेहर एक ऐप डेवलपर है, तो उसने मुझे कहा कि आप एप्स डेवलप करना सीखो। दैट्स कुछ कहीं शो में नहीं है, बट यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर ऐसा है कि 2 साल से शायद अब जॉब है उसके पास, पहले नहीं थी। तो जब इंसान परेशान होता है लाइफ में, स्ट्रेस्ड होता है, तो कैसा दिखता है, कैसी बॉडी लैंग्वेज होती है, एकदम से उठ के खड़ा नहीं हो जाएगा ना वो अगर बिस्तर से उठता है। तो उसके लिए लाइफ से थोड़ा सा रिदम को निकाला उसने, मेरे रिदम मेरा स्लो किया, क्योंकि इन जनरल मेरा रिदम बहुत अपबीट है, डांसर और ऐसे म्यूजिक में इंटरेस्ट होने की वजह से। तो उसने मुझे बोला कि वर्कआउट भी उतना मत कर, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी स्टिफ होती है ऐसे लोगों की जो पूरा दिन सो रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो वो सारी बारीकियां जब मुझे बताई गई, मुझे वो सब आइडियाज़ दिए गए, तो आई वॉज वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। और म्यूज़िक जब शो ख़त्म हो गया, मुझे तब भी म्यूज़िक नहीं सुन पा रही थी मैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसमें ढल गई थी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, निकलना चाहिए उससे बाहर जल्दी। बट आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे चांस दिया गया। और उसके पहले ही हमने डिस्कस भी कर लिया था कि मेकअप नहीं रखना है, नहीं करते हैं। एक बार डीओपी से भी पूछ लिया गया था कि कुछ मेकअप नहीं करते हैं, इवन जो नो मेकअप लुक बोलते हैं जिसको, वो भी नहीं करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे लिए डायरेक्टर का वर्ड लास्ट वर्ड होता है। तो आई एम हैप्पी कि सारी टीम खुश थी उस बात से कि हम कैरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, फिल्म शो के लिए काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल अपने लिए काम नहीं कर रहा है। ओटीटी को किस नज़र से देखती है? एक तरह से आप फेस है ओटीटी की। जब कोविड आया था, हाँ तो ओटीटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, फिल्में ओटीटी Correct. प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने लगी उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा। और इसकी वजह से लोगों को एक्सप्लोर करने का भी चांस मिला। बहुत लोगों को चांस नहीं मिलता था, लेकिन वेब शो आने लगे बहुत सारे, तो उसमें नए नए बोलते हैं ना आर्टिस्ट को चांस मिलने Correct, लगा। correct. तो आप इसे किस तरह से देखती हैं? मैं तो ब्लेसिंग की तरह देखती हूँ, क्योंकि इवन दो मैं कुछ काम कर रही थी, कोई ऐसी ऐसी कमी नहीं हुई थी काम की कभी भी, बट जिस तरीके से लोग अब एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं, जिस तरीके से राइटर्स को मौके मिल रहे हैं, डायरेक्टर्स को मौके मिल रहे हैं, नई नई तरह की कहानियाँ, नए नए अप्रोच, एक ही कहानी को कितने सारे लोग 10 तरह से कह रहे हैं, और ऑडियंस भी है, हर एक के पास अपनी बात कहने के लिए ऑडियंस है। तो आई थिंक उससे बेटर टाइम क्या ही हो सकता है। अब ऐसा नहीं मानती कि जैसे बॉलीवुड में जो आते हैं स्टार किड्स, एक नेपोटिज्म वर्ड दे दिया गया है, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि जो उस बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें बहुत जल्दी इजीली काम मिल जाता है, लेकिन जो नहीं होते उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, भले उनके अंदर बहुत टैलेंट हो? आई एम श्योर हुआ होगा, कई बार नहीं भी पता चलता कि इस वजह से रिप्लेस किया गया है या क्या हुआ है, या कौन सा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मैं लॉक हो रही थी और कोई और कर रहा है वो फिल्म या शो। बट ये सैड रियलिटी है। आई मीन सैड क्यों ही बोलना, वैसे भी ये रियलिटी है कि जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्यों नहीं ग्रैब करेगा। ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑडियंस को सब दिखाई देता है कि टैलेंट से ज़्यादा मुझे लगता है मेहनत हावी होती है, एटीट्यूड हावी होता है। इंसान एक्टर का एटीट्यूड अपने आर्ट की तरफ कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है, अपना ज़मीर कितना पक्का है उस पर डिपेंड करता है कि हाउ ट्रू आर यू टू योर आर्ट। वो दिख जाता है जनता को, एंड आई थिंक खींच के पता चल जाता है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी का कोई बाहर से है, मतलब इंडस्ट्री इनसाइडर नहीं है, बाहर से है, तो वो ग्रेट एक्टर है। क्या मालूम कौन कैसा है। तो कहीं भी कैसे भी एक्टर्स मिल सकते हैं, कैसे भी डायरेक्टर्स राइटर्स मिल सकते हैं। बस अच्छी बात यह है कि मौका सबको मिलने लगा है अब ओटीटी आने के बाद। तो एग्जैक्टली तो आई थिंक अगर किसी के पास ज़रिया है अपने आप को लॉन्च करने का या काम दिलाने का, तो वो क्यों नहीं यूज़ करेगा। मुझे होता तो मैं भी करती। तो आप कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, डांस इतना अच्छा आप करती हैं, मैंने स्टॉक किया आपके इंस्टाग्राम को देखा है बहुत, आपके रील्स। तो फिर एक्टिंग में कैसे आप? मतलब मेरे लिए मैं डांस सीख रही थी क्योंकि मुझे पसंद था, और फिर मैंने सोचा कि इससे मुझे शायद कोरियोग्राफर बनना चाहिए। मुझे कहानियाँ अपने डांस के थ्रू नैरेटिव सुनाने का बहुत शौक था। फिर मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टर भी बन सकती हूँ। तब पता नहीं था कि फिल्म डायरेक्टर का क्या काम होता है, बस पता था कि फिल्म बनानी है, तो वो शौक था। फिर अपने आप ही धीरे धीरे NSD में मैंने वो जैसे वर्कशॉप की, सब कुछ किया, तो
मुझे समझ आने लगा कि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का ही हिस्सा है। तो कभी थोड़ा थोड़ा डांस से कुछ मोटिवेशन डिराइव कर लिया, कभी किसी एस्पेक्ट से मोटिवेशन डिराइव कर लिया। तो एंड ऑफ द डे कहानी सुनाना और ख़ुद को एक्सप्रेस करना ही एक मकसद होता है आर्टिस्ट का। तो एक्टिंग हैपेंड और मुझे मज़ा आने लग गया कैमरा के सामने एक्टिंग करने में। तो वो मेरा मेरा पैशन भी हो गया पैशन और बन गया, हाँ। प्रोफेशन भी हो ही गया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने बहुत सारे लैंग्वेज में किया है, हाँ जी, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में आपने कर लिया कन्नड़ा, है। हाँ हाँ, करेक्ट। कन्नड़ा में भी किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया रहा है मेरे दलजीत लिए। दोसांझ के साथ भी हाँ आपने किया है काम। जी। नहीं मेरे को तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मेरे लिए कुछ अलग है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि लाइन ज़्यादा याद करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करके डायलॉग्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके अलावा मेरे लिए सब कुछ सेम ही रहा है। मेरे लिए कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने दोस्त से ज़्यादा फैमिली बनाई है वहाँ पे। गुजरात में मैं खाना खा खा के मुझे मोटा करके भेजा उन लोगों ने। और डिस्को सिंह मेरी पंजाबी फिल्म वो थी जो मैंने पहली बार दिल्ली में शूट किया था लाइफ में। बीइंग फ्रॉम दिल्ली मैंने पहली बार शूट किया था। तो और वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था कि मदर टंग में मैं डायलॉग बोल रही हूँ। तो कभी कभी मुझे बोलते बोलते लगता था मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या, मुझे हिंदी में, बिकॉज हिंदी में एक्टिंग करने की हाँ। आदत थी तब तक। तो सारे एक्सपीरियंसेस अपने आप में अच्छे ही रहे हैं, मुझे मज़ा ही आया है। तो जब आप साउथ में गई थी, कन्नड़ा में किया था, तो कुछ ऐसा तो फील नहीं हुआ कि मैं मतलब हिंदी इंडस्ट्री से आई हूँ, बॉलीवुड से आई हूँ, तो ऐसा कुछ पार्शलिटी जैसा? क्योंकि साउथ की बहुत सारी एक्ट्रेसेस आई हैं, कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम साउथ की हैं, तो थोड़ा सा भेदभाव हमारे साथ बॉलीवुड में होता है। ओके। थोड़ा सा ये होता है कि अब मुझे उनका एक्सपीरियंस नहीं पता, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इन कन्नड़ा इंडस्ट्री वो अच्छा था, वो काफ़ी अच्छा था। ऑल्सो शायद मैं बहुत एक्सेप्टिंग हूँ, मैं बहुत अडेप्ट कर लेती हूँ, शायद इसलिए मैं उनका घुल एक मिल जाते घुल थे। मिल गई, राइट। और लैंग्वेज सीख लेने से मैंने काफ़ी हद तक सीख ली थी, इतनी सीख ली थी कि अगर कोई कुछ बोलता था तो मैं जवाब दे सकती हूँ या समझ सकती हूँ। तो इन दैट केस इंसान वैसे ही अपना अपना लगने लगता है। तो शायद वो था, और मैं फॉर्चुनेट भी रही कि मुझे ऐसे लोग मिले कि मुझे बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ वहाँ पे। टीवी इंडस्ट्री में जाने का कभी नहीं आपने सोचा? ऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती थी कि मैं टेलीविज़न करूँ, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा शूट होता है एक ही फ्लो में, एंड शायद आप ऑब्जेक्टिविटी भूल जाते हो फिर उसके बाद कि आप क्या बना रहे हो। और मुझे एज एन एक्टर अपने आप को डेफिनेटली आगे रखना है, और मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग भी अपने आप को सेफ रखना है, बिकॉज इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स, इतने ज़्यादा नॉन स्टॉप शूटिंग मुझे नहीं लगता कि हेल्दी है वो मेरे लिए। बाकी दैट्स नॉट वन मीडियम दैट आई रिलेट विथ। तो आई थिंक मैं फिल्म से ज़्यादा रिलेट करती हूँ, फिल्म में मैं ज़्यादा एट होम फील करती हूँ, या वेब शोज़ जो कुछ साल पहले से मैं कर रही हूँ, आई थिंक वहाँ मैं ज़्यादा एट होम रहती हूँ। ओके। आप अपने हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान कोशिश देती हैं। हाँ, कोशिश जिम से ज़्यादा आप योगा करना जी। ज़रूरी समझती हैं। हाँ। तो बाबा रामदेव को फॉलो करती हैं आप? नहीं, आई थिंक योगा के लिए मैंने स्टार्ट किया विद अ फ्रेंड जो कि डायरेक्टर भी हैं, और इसलिए मैं उन्हें जानती थी, और वो योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो उनके साथ मैंने शुरू किया, एंड आई रियलाइज़ कि काफ़ी होलिस्टिक एक फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप इसको और किसी तरीके से ना देखें, इंटरनल एस्पेक्ट ना भी सोचें इसका, अगर आप सिर्फ वर्कआउट सोच के ही अगर योगा करें, तो आई थिंक बहुत सस्टेनेबल है ये। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको भी कुछ हार्मोनल इशू हाँ थे, जी, कुछ हेल्थ या इशू थे, योगा करेक्ट। के ज़रिए आपका वो ठीक हो गया? ठीक नहीं बोलूँगी, काफ़ी लाइफ बेटर हो गई, बिकॉज़ मुझे पीसीओडी है और कई सालों से डायग्नोस्ड है, लगभग 13 साल से मुझे पता है कि मुझे है। और हमेशा का मेरा एक स्ट्रगल होता था कि इसके साथ मैं कैसे जीऊँ, कितना भी डाइट में आप मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा बेहतर होता है, फिर आप अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स ट्राई करो, थोड़ा बहुत बेहतर होता है, कभी बहुत अच्छा टाइम जाता है, कभी बहुत बुरा टाइम जाता है। हाँ। बट योगा से थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी मिल गई मुझे, मेरे हार्मोन्स थोड़े शायद रेगुलेट होने लग गए, बैलेंस होने लग गए। तो बिकॉज वो आसनास बहुत स्पेसिफिक होते हैं पीसीओडी के लिए। तो या आई थिंक किसी को अगर है हार्मोनल प्रॉब्लम तो डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं योगा। मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आई एम नोबडी टू रेकमेंड, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इट्स हेल्प्ड मी। कभी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत स्ट्रेस आया हो और योगा से आपका कम हुआ हो? होता है, एक्चुअली होता है। कुछ कुछ क्लासेस में ऐसा भी होता है कि अगर आज मैं बहुत रेज वाले मूड में हूँ, गुस्से वाले मूड में हूँ, तो वो शायद और एम्पलीफाई हो जाएगा।
वो शायद, बट वो भी अच्छी बात है कि वो एटलीस्ट निकल के आ रहा है अच्छे से बाहर। कभी कभी बहुत कामनेस भी आ जाती है, कभी कभी थॉट्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं बिकॉज आप क्वाइटली प्रैक्टिस कर रहे हो क्लास में और थॉट्स आपको एक एंग्शियस जगह पे ले जाते हैं। तो आई थिंक वो ये हेल्प ही करता है टू एटलीस्ट ब्रिंग इट आउट। अगर आप एकदम भी काम नहीं हो जा रहे हो, एटलीस्ट बाहर तो आ रही हैं चीज़ें। प्रोफेशनल लाइफ की बात हो गई, आप बहुत सेट है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो रिश्तेदारों से, घर वालों से कभी ये नहीं आता है आप पर्सनल लाइफ में सेट हो जाना चाहिए, अपूर्वा शादी कर आई लो? डोंट थिंक मैं किसी को इतना स्पेस देती हूँ लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, कि वो मेरे से क्वेश्चन करे कि तो आप पेरेंट्स आपके मम्मी पापा? उनको भी पता है कि उनको नहीं पूछना है ये सवाल। अच्छा। मेरी मर्जी, मैं करूँ नहीं करूँ, ये कोई सब कुछ थोड़ी होती है। शादी शादी जिसको करनी है उसको मुबारक लेकिन हो। लाइफ में कभी तो थॉट आएगा कि अब सेट हो जाना चाहिए? सेट हूँ मैं, सेट। प्रोफेशनल लाइफ में आप सेट हैं? पर्सनल लाइफ में भी सेट हूँ मैं इमोशनली इंटेलिजेंट भी हूँ, स्मार्ट भी हूँ, मुझे पता भी है कि मेरे को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा है मेरा, सब पता। तो ये सेट क्यों नहीं हूँ फिर मैं? शादी करने में कोई ख्याल नहीं है आपका? मन करेगा तो कर लूंगी, इसमें क्या है? ये क्या था मासी जी वाला सवाल है। मेरी मासी जी को अलाउड नहीं है ये पूछना। मुझे अलाउड है पूछना। ठीक है पूछ लो यार, बट माय आंसर इज दिस ओनली कि Okay. मन करे तो कर लो, Right. नहीं करे तो मत करो। मतलब इट्स नॉट, शुडंट बी अ कंपल्शन कि इससे आप सेटल हो रहे हो। ऐसे मैं जर्नल पूछ रही हूँ कि ऐसा होता भी है कि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ों में रोक लग जाती है, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं। ओके, आई डोंट नो एक्चुअली, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है ये चीज़, मैंने शादी की नहीं है कभी। और मैं लेकिन आसपास देखा होगा ना आपने। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एक दूसरे हाँ, इंसान की। हाँ। डेफिनेटली आपका टाइम डिवाइड हो जाता है। मेरे इतने सारे दोस्त थे जिनकी शादी हुई है, उनका टाइम डिवाइड होता है वाइफ या हस्बैंड के लिए, और उनको देना चाहिए वो टाइम। ऐसा नहीं है कि अरे यार क्यों टाइम दे रहा है या क्यों एनर्जी लगा रहा है, क्यों उनके लिए है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टेकन। एंड दो इंसान जब अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हैं साथ में, अपना घर बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ती होंगी, आई एम गेसिंग। और काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाती होंगी, आसानी हो जाती है व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप। तो आई थिंक वही है, प्रोज एंड कॉन्स होते होंगे जो मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक क्वेश्चन रहेगा कि अब दिल्ली से मुंबई आई थी तो वहाँ के लैंग्वेजेस में बहुत फर्क है, यहाँ का लैंग्वेज वहाँ का, कुछ सीखी मुंबई का मुंबईया लैंग्वेज आप? आई थिंक वो नेचुरली हो गया है मेरा चेंज। मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ ओवर द ईयर्स कि मैं कुछ चीज़ें मुंबई के स्टाइल में बोलने लग गई थी। मुझे जब मैं दिल्ली जाती थी तो मुझे टोका जाता था कि अरे तो मुंबई वाली हो गई है, और मुंबई में मुझे बोलता है अरे ये तो दिल्ली से है। तो मुझे लगता है कि मे बी वो मिक्स हो गया सब कुछ मेरा, कि कुछ वर्ड्स जैसे द बेसिक डिफरेंस, सब्जियों के नाम कुछ अलग अलग होते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ के नाम वहाँ जाके लूँगी तो लोग कंफ्यूज होंगे। हो गया। तो वो सारा फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओ सबकॉन्शियसली बहुत कुछ और वहाँ पे सीख थोड़े लिया। मैनर्स में हम और यहाँ पे तो मेरे को तेरे को ऐसा जो बट फैंस वो रहते तो नो, द थिंग इज कि इंटेंशन वो नहीं होती कि आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है कोई। यहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स से भी अगर Parents तू में, करके हाँ। बात करते हैं तो उसका मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। हम लोग के अगर हम किसी को तू करके दिल्ली में अगर बात कर ले तो इट्स ऐसा। डिसरिस्पेक्टफुल, बट हियर इट्स नॉट। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 आ चुका है, ओटीटी से आप भी जुड़ी हुई हैं, जी। तो किस नज़र से देखती हैं आप बिग बॉस को? एक्चुअली मैं नहीं देखती एक भी बिग क्लिप बॉस, नहीं देखा आपने? कुछ भी नहीं? ऑनेस्टली नहीं। कोई सीजन आपने फॉलो नहीं किया टीवी मैंने वाला हो तो? शुरुआत के टीवी वाले कुछ सीजन्स फॉलो किए हैं, जब आई थिंक अमिताभ बच्चन सर होस्ट करते थे, वो मैंने फॉलो किया। कुछ अच्छे कंटेस्टेंट्स भी आए थे, उसके बाद मैंने देखना छोड़ दिया। उसके बाद मतलब इस शो को आप किस नज़र से देखती है, किस थॉट से देखती है? कभी मौका मिले तो आप जाएंगी? नहीं, रियलिटी शोज़ मेरा बॉल गेम नहीं है। मेरा काम फिल्में बनाना है और स्टोरी सुनाना है, और फिक्शन पे मेरा फोकस है रादर देन नॉन फिक्शन। तो आई डोंट थिंक ये स्पेस मेरे लिए है। बिग बॉस में कभी नहीं? नहीं। अगर डांस रियलिटी शो बहुत सारे आते हैं उसमें जाने का मौका मिले तो आप इतनी अच्छी डांसर हैं। थैंक यू। वो पता नहीं एक्चुअली, आई थिंक मैं अपने डांस को अगेन फ़िलहाल जो मुझे लगता है कहानियों के लिए यूज़ करना चाहूँगी अपने आर्ट को, रादर दैन फॉर अ नॉन फिक्शन शो। तो आई थिंक फ़िलहाल तो मुझे यही लगता है कि नहीं। आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। कोविड में आपने बहुत नहीं, आपने बहुत सारे रील्स आपने बनाए हैं, तो एक लाइन ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। मैं भूल चुकी हूँ वो टाइम, मैंने 4 गाने गा के ऐसे ही डाल दिए। लेकिन बहुत जो भी गाया था आपने बहुत अच्छा गाया था। एवरीथिंग वाज तुक्का, ट्रस्ट मी, इट वाज तुक्का। आई एम नॉट अ सिंगर एट ऑल। मैं बाकी टैलेंट सारे की खादान है, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग। मैं सारे चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे आता है। व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग
आई डोंट नो मैंने कैसे मैनेज किया था वो 2-4 गाने गा के डालना, बिकॉज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, म्यूजिशियन है शार्वी, उसने मुझे वीडियो कॉल पे ट्रेन किया था, तो शायद उसके ट्रेनिंग को मैंने अच्छे से ले लिया और गा दिया थोड़ा बहुत, बट दैट्स अबाउट इट। तो नहीं सुनाएंगे आप? अब मैं कैसे सुना नहीं सकती, मैं गा नहीं सकती। चलिए, इट्स ओके। हाँ। आपने जब शुरुआत किया था इंडस्ट्री में, तो क्या चेंजेस हुआ है तब और अब में? चेंजेस आई थिंक पहले जब शुरुआत हुई थी तो मुझे याद है कि जितने नंबर ऑफ पेजेस एक दिन में शूट होते थे उससे अब ज़्यादा होने लगे हैं, बिकॉज लोग ज़्यादा थोड़े कम बजट्स पे शूट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बन रही हैं, और फिल्म मेकिंग का प्रोसेस टेक्नोलॉजी की वजह से भी थोड़ा सा फास्ट हो गया है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हैं अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक वो हमारा फ़ायदा हो गया कि हम एक दिन में ज़्यादा पेजेस शूट कर सकते हैं, एंड सेट पे जो एक हायरार्की चलती थी वो कम हो गई है, बिकॉज हर एक्टर की, हर डिपार्टमेंट की बराबर रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल सुधर गए हैं हालात, बट काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले से अब तक, मुझे याद है। तो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेजर तो यही चेंजेस हैं। अपूर्वा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, एज अ आर्टिस्ट कुछ चेंज करना हो इंडस्ट्री में, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? इसमें बहुत कुछ चेंज करना चाहूँगी कि मतलब एक्टर्स का एक बेसिक ट्रीटमेंट थोड़ा बेहतर होना चाहिए, एक्टर की एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स शायद मुझे ये फेस नहीं करना पड़ता, बट बहुत सारे एक्टर्स को ये फेस करना पड़ता होगा जब आते हैं। मैं भी जब एक टाइम पे बहुत नई भी थी, कि उनको ये जताया जाता है कि अरे यू डोंट लाइक, वी डोंट नीड यू, यू नीड अस वाला वो जो होता है, उसकी वजह से वो उनके लोगों के बिहेवियर में एक्टर की तरफ एक शायद से दिखता है। और मुझे लगता है कि क्रू टेक्नीशियंस इतने सारे हैं जिनको रिकग्निशन नहीं मिलता। आई अंडरस्टैंड कि एक्टर का फेस ज़रूरी होता है प्रमोशंस में यूज़ करना, बट जितने लोग फिल्म में इन्वॉल्व होते हैं वो है एक्चुअली जो फिल्म बनाते हैं। हर एक इंसान जो सेट पे होता है वो ज़रूरी होता है। तो जो टेक्नीशियंस हैं उनको उनका ड्यू बहुत बहुत धीरे धीरे मिल रहा है। बहुत कम लोग, हर डिपार्टमेंट के अगर आप देखो तो एक दो लोगों को ही आप जानते होंगे नाम से। अगर हम साउंड डिज़ाइनर के बारे में सोचे, सबको एक नाम पता होगा, रसूल पुकुटी। और ज़्यादा आम जनता की बात करूँ, ज़्यादा इतने सारे और भी लोग होंगे जिनका नाम नहीं पता। तो आई वुड रियली लाइक टू चेंज द फैक्ट कि सबको रिकग्निशन मिले किसी भी तरह। इवन तो मैं खुद एक्टर होके ये बात बोल रही हूँ, बट आई थिंक सबको मिलेगा तो और बेहतर फिल्में बनेंगी। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो लीड होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, भले जो साइड होते हैं वो बहुत स्ट्रांग उनका कैरेक्टर उसमें हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं प्रमोट किया जाता है, बल्कि जो लीड होते हैं उन्हें ज़्यादा किया जाता है। होता है, मतलब ये एक सैड रियलिटी है कि जब तक फेस जो एक्टर फेस नहीं है फिल्म का या शो का, वो नहीं जाएगा तो शायद उनका इंटरव्यू भी कोई नहीं लेगा। तो ये एक प्रॉब्लम सारे अभी फेस कर रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो मेरे साथ 10 साल पहले भी एक चीज़ हुई थी कि मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया गया था एक फ़िल्म के, और वो लोग बहुत खुश थे मेरे साथ कि एंड आई वाज द पैरेलल सेकंड लीड, नॉट द लीड ऑफ द फिल्म। तो जो लीड थी वो बहुत बड़ी हीरोइन थी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। तो मुझे हटवा दिया था उन्होंने प्रमोशन से। मेरे को बुला के, मैं बैठी हूँ, वेट करी हूँ, और थोड़ी बाद में बोला कि आप चले जाओ, कोई बात नहीं। तो ये भी होता है कभी कभी। आई थिंक वो अब 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, अब सिचुएशन शायद काफ़ी बेहतर हुई है। पाइपलाइन में और कौन से प्रोजेक्ट है? एक तो टाइटल आ चुका है लिपस्टिक, हाँ और जी। कितने सारे पाइपलाइन में आपके हैं? बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शूट की हैं, आई एम होपिंग कि एक-एक करके सब रिलीज़ हो। लिपस्टिक एक शॉर्ट फिल्म है, और उसके अलावा एक और शॉर्ट फिल्म है जो अनटाइटल्ड है, और एक शो है जो मिस्टर रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है, और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं शो में। वो भी जल्दी अनाउंस होना चाहिए। और कुछ ऐसी फिल्में मैंने की हैं जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स ने बनाई हैं, और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे बनाई हैं, अच्छी कहानियाँ हैं। तो मैं होप करूँगी कि उनको भी जल्दी से एक रिलीज़ डेट मिल जाए। ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं फ़ैन्स को शुक्रिया कहना चाहूँगी कि हमेशा प्यार देते हैं, और कहूँगी कि देते रहिए, और फीडबैक भी देते रहिए। सपोर्ट करिए, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं बेहतर काम कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।